What's up students? Myself कुशागर and welcome back to your channel जिज्ञासा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 3 विच इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उस चैप्टर को आगे डिस्कस करने वाले हैं एंड हो सकता है कि आज की वीडियो में ही हम इस चैप्टर को भी खत्म कर दें। तो वीडियो एंड तक देखना एंड वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। एंड एक और बात कि अगर आपको वीडियो एंड तक देखने के बाद अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच में, तो सबका ही फायदा होगा। ठीक है, अब वीडियो को आगे हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। अब जो आज का टॉपिक है वो है एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, कि एलपीजी जो पॉलिसी आई थी वो अच्छी थी, बुरी थी, उसके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उनको देखना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तभी हम कह सकते हैं कि कोई पॉलिसी अच्छी है या बुरी है, अगर उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हमें दोनों ही पता हो। तो पहले हम ज़रा पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलपीजी देखते हैं कि क्या क्या थे। सबसे पहला फेवर था हमारा कि इट टेंड्स टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, कि इकोनॉमिक ग्रोथ इसने बढ़ाई थी। अगर हम देखें अपने 1980 से लेकर 1991 तक के बीच का जो टाइम था, उस टाइम में जो इकोनॉमिक ग्रोथ 5.6% की चल रही थी, वहाँ से बढ़कर हम 2018-19 में आते आते 7.2%, बल्कि हम 2017-18 से भी हमने बेटर परफॉर्म किया था 18-19 में, जब 7.2 था, जहाँ पे कि हमारा 2017-18 में सिर्फ 6.7% पे ही जीडीपी ग्रो हो रही थी। अब ये जो रिफॉर्म्स लाए भी गए थे, इन रिफॉर्म्स की वजह से भी तो एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर ये दोनों ही एक डिक्लाइन में जा रहे थे। इन दोनों में ही कोई इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें नहीं दिख रही थी। लेकिन जो सर्विस सेक्टर था हमारा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बूम करा और अभी भी बूम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हमें दिखी है इस पूरे अपनी इकोनॉमी के अंदर, वो ज़्यादातर उसका जो मेजॉरिटी शेयर था वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से ही आया था। अब हमने इवेंचुअली हर एक ईयर में अपने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या फिर एक कंपैरेटिव ग्रोथ हमने अपने नेक्स्ट ईयर से नहीं देखी। किसी किसी साल में हमने अपनी ग्रोथ देखी, किसी किसी साल में हमने ग्रोथ नहीं भी देखी। तो ये सिचुएशन भी ऐसी थी कि जहाँ पे कभी ग्रोथ हुई, कभी ग्रोथ नहीं हुई। जैसे कि 2013-14 में एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हुआ, लेकिन उसके कंसेक्यूटिव ईयर्स में एग्रीकल्चर सेक्टर डाउनफॉल होने लगा। तो अगर हम बात करें अपने सर्विस सेक्टर की, तो 2014-15 में इसने बहुत अच्छा एक बूम दिखाया हमें, जो कि 10.3% पे था। लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की आगे बात करें तो उस सेक्टर में 2012-13 के बाद एक बहुत हल्का धीरे धीरे हमें नेगेटिव ट्रेड्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। तो हम कह सकते ग्रोथ हुई, लेकिन हर सेक्टर ने ग्रो नहीं किया हर साल, और वो भी हर साल ग्रोथ नहीं हुई हमारी। किसी साल किसी सेक्टर ने संभाल लिया, किसी साल किसी सेक्टर ने संभाल लिया, जिससे की वजह से हमें दिखा तो कि ग्रोथ हुई है, लेकिन पर्टिकुलर सेक्टर वाइज कभी ग्रोथ नहीं हुई हमारी। तो ये तो पहला पॉइंट था कि ग्रोथ हुई इकोनॉमिक लेवल पे। अब जो सेकंड पॉजिटिव या फिर सेकंड फेवरेबल आर्ग्यूमेंट है वो है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसे जैसे हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आने लगी। अगर हम स्टैट्स के हिसाब से देखें तो 1990 और 1991 में सिर्फ $100 मिलियन की फॉरेन एक्सचेंज आई थी, या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या FDI हमारी कंट्री में आया था। अगर हम उसको कंपेयर करें आज के 2014-15 के हिसाब से, तो $7.3 बिलियन का हमें अभी तक आ चुका है। मतलब अभी 14-15 में ही सिर्फ आया था 73.5 बिलियन का। मतलब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि कहाँ $100 मिलियन और कहाँ पे 73.5 बिलियन। तो नंबर में बहुत चेंजेस आए हैं। अब थर्ड जो मेरा पॉजिटिव पॉइंट या फिर फेवरेबल आर्ग्यूमेंट है वो है कि राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी बढ़े। अगर हम देखें 1990 से 1991 तक, तो अब सिर्फ $6 मिलियन ही हमारे पास एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। लेकिन अभी के टाइम में 2014-15 की अगर हम बात करें तो उस टाइम तक $321 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये भी कहा जाता है कि इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट है। फिर जो हमारा चौथा पॉइंट है या चौथा फेवरेबल आर्ग्यूमेंट है वो है राइज इन एक्सपोर्ट्स। अब धीरे धीरे हमारी एक्सपोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। इंडिया
एक लीडिंग प्लेयर बन के आया, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स बन के आया एक्सपोर्ट के मामले में। अगर हम बात करें ऑटो पार्ट्स की, इंजीनियरिंग टूल्स की, आईटी सॉफ्टवेयर्स की या फिर टेक्सटाइल्स की, तो इन सब में इंडिया एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन के आया जब हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया। फिर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। अब अगर हम बात करें प्राइस राइजेस 1990-1991 से पहले बहुत ज़्यादा रैपिडली होती थी, कोई सर पैर नहीं था प्राइस राइज होने का। लेकिन जहां हम बात करें, अगर हम स्टैट्स के हिसाब से देखें तो 1990 और 1991 के टाइम में 17% तक का आपका इन्फ्लेशन होता था, लेकिन वही हमने कम करते 2015-16 में सिर्फ 5.48% तक हम अपने इन्फ्लेशन को ले आए, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा हर कंट्री में होता ही होता है। आप इन्फ्लेशन अगर हटा दोगे तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, लेकिन इन्फ्लेशन कभी भी 2 डिजिट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। इन्फ्लेशन हमेशा आपका 3 से लेकर 5 के बीच में अगर रहे तो बेस्ट टाइम है या बेस्ट इन्फ्लेशन रेट्स हैं, उससे ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर। जो सिक्स्थ मेरा फेवरेबल आउटकम है या फेवरेबल पॉइंट है वो है कि इंक्रीज इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब जैसे जैसे हमने लाइसेंसिंग सिस्टम को एबॉलिश किया, हमने रिस्ट्रिक्शंस जो थी, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस प्राइवेट सेक्टर के लिए, उन सबको बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। फ्री ट्रेड हमने प्रमोट किया अपनी कंट्री के अंदर ही कि प्राइवेट सेक्टर भी आगे इन्वॉल्व हो सकती है बिजनेस में एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकती है कंट्री की। तो उसके बाद से हमने क्या देखा कि प्राइवेट सेक्टर्स या प्राइवेट प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आने लग गए, जो कि इकोनॉमी के लिए ही अच्छा था, जिससे इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो करी, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं एंड पब्लिक हमेशा नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है। तो हमारी कंट्री को प्रॉफिट भी चाहिए और प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी कॉरपोरेट्स पे करते हैं, तो उससे भी डायरेक्टली एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम ही बढ़ी। तो ये भी फ़ायदे। तो ये कुछ 6 तरह की चीज़ें थी या 6 फेवरेबल आउटकम्स थे या फेवरेबल आर्ग्यूमेंट्स थे जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर LPG पॉलिसी के आने के बाद हुआ। फिर अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कि सिर्फ सारी चीज़ें अच्छी नहीं हुई इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो कि गलत हुई या फिर उसका इम्पैक्ट गलत निकल के आया। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म का पॉइंट है वो है ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमारी कंट्री की GDP तो बढ़ रही थी, एक अच्छे ही स्मूथ लेवल से GDP बढ़ रही थी, लेकिन उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही थी कंट्री में, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था, लोगों को अभी भी रोज़गार नहीं मिल रहा। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई थी कंट्री के अंदर कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी बढ़नी चाहिए थी उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए थी, लेकिन उसी रेट से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी। तो काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन होना कुछ और चाहिए था, हो कुछ और रहा था। तो सेकेंड हमारा क्रिटिसिज्म का पॉइंट है वो है नेग्लेक्टिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत हद तक नेग्लेक्ट कर दिया। अब कैसे नेग्लेक्ट किया, उसके भी कुछ गिवन पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो वो भी हम जानते हैं। रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर को मिल रहा था, जैसे कि स्पेशली इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशंस की बात करें, रोड्स की बात करें, रेलवेज की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, उसके बाद हम रिसर्च एंड एक्सटेंशन की अगर बात करें, तो ये सब चीज़ों, ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स थी, ये जो कि एक टाइम पे हो रही थी ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे, वो सब बहुत ज़्यादा कम कर दी गई। सबसे पहला ये प्रॉब्लम हुआ। फिर है रिमूवल ऑफ सब्सिडीज़। अब सब्सिडीज़ जो फार्मर्स को मिल रही थी फर्टिलाइजर्स के ऊपर, पेस्टिसाइड्स के ऊपर, तो उन सब्सिडीज़ को कम कर दिया या फिर बिल्कुल हटा दिया, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अमीर फार्मर्स को तो बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन जो मार्जिनल या फिर जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको ही इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फेस करना पड़ा। तो थर्ड जो हमारा इसी के अंदर आता है एग्रीकल्चर सेक्टर के नेग्लिजेशन में, वो है लिबरलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज। तो सरकार ने अब उस टाइम पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ऐसी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे या फिर जो कुछ चीज़ें थी जो कि फार्मर्स को बचा के रख रही थी, उन सब चीज़ों को हटा दिया। अब हटाया, किन किन चीज़ों को हटाया? सबसे पहले तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो लगती थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, उनको हटा दिया, जिसकी वजह से चीज़ें महंगी हो गई। फिर MSP को हटा दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो हटा दी गई। उसके बाद अगर हम देखें तो कई सारे क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस थे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर, उन सब चीज़ों को भी हटा दिया गया। अब इस
हटाने की वजह से या फिर इस लिबरलाइजेशन की वजह से डायरेक्ट जो इम्पैक्ट आया था वो सारे फार्मर्स पे आने लग गया एंड उनकी जो इनकम थी वो कम होने लगी। तो यहाँ से भी फार्मर्स की इनकम कम हुई। एंड अगर हम अपने फोर्थ वाले पॉइंट को देखें तो वो है शिफ्टिंग टूवर्ड्स कैश क्रॉप्स। अब क्योंकि हम एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी हमारी बन गई कि हमें एक्सपोर्ट्स करनी है, तो एक्सपोर्ट्स आपकी फूड क्रॉप्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, उसकी जगह पे कैश क्रॉप्स ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है। तो फिर गवर्नमेंट ने कैश क्रॉप्स की तरफ ज़्यादा अपना प्रेफरेंस रखा। अब प्रेफरेंस ज़्यादा रखने की वजह से फूड क्रॉप्स की प्राइजेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि अब उसके ऊपर प्रेफरेंस उतना ज़्यादा नहीं दिया जाने लगा, तो फूड क्रॉप्स की प्राइजेस अपने आप महंगी हो गई। अब अगर हम अपने थर्ड क्रिटिसिज्म को देखें तो वो था कि लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी हमें एक स्लो डाउन दिखा, उसके भी कुछ फॉलोइंग रीजंस हैं। सबसे पहला, चीप इंपोर्टेड गुड्स। अब जैसे ही हमने अपनी इकोनॉमी को खोला ग्लोबलाइजेशन के बाद, तो एक चीप इंपोर्टेड गुड्स का जैसे कि अंबार सा आ गया। अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो डोमेस्टिक गुड्स थे उन लोगों के बीच में उन डोमेस्टिक गुड्स को लेके डिमांड कम होने लगी। अब जब डिमांड कम हो गई तो जो डोमेस्टिक गुड्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि उनकी अर्निंग्स कम हो गई। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया इसका ये है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंडिया में आके इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स सस्ते मिल जाते हैं, चाहे वो एक वन टाइम यूज़ वाले हो, लेकिन तब भी सस्ते मिल जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि चलो चाइनीज़ ही खरीद लेते हैं, इंडियन क्या खरीदेंगे, क्योंकि ये तो महंगा है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर अगर हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ही लो लेवल में सेकंड पॉइंट की बात करें कि क्या रीज़न था, वो था कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मेनली पावर सप्लाई इंडस्ट्रीज़ को नहीं मिल रही थी, और अगर पावर सप्लाई नहीं मिलेगी तो इंडस्ट्रीज कैसे अपने हिसाब से ग्रो या फिर कैसे अपना प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर पाएंगी। एंड पावर सप्लाई भी क्यों नहीं मिल रही थी, क्योंकि भैया प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का लो लेवल हमें उसके बाद है नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज। अब इंडिया ने तो अपने एक्सपोर्ट के सारे बैरियर, सारे टैरिफ्स हटा दिए यूएसए के साथ, चाहे हम बात करें क्लोथिंग को लेकर या फिर हम बात करें टेक्सटाइल को लेकर। लेकिन यूएसए ने अपने इंपोर्ट बैरियर्स नहीं हटाए थे इंडिया के लिए। हम अगर इन टर्म्स ऑफ देखें क्लोथिंग या फिर इन टर्म्स ऑफ देखें टेक्सटाइल, तो किसी ने रख रखा है, लेकिन हमने हटा दिया, लेकिन उसने तो रख रखा है। तो वहाँ से भी हमारी जो सेल्स हो रही थी वो कम हो रही थी बहुत। तो ये भी एक प्रॉब्लम था इंडस्ट्रियल सेक्टर के लो लेवल की ग्रोथ का। अब जो फोर्थ क्रिटिसिज्म है वो है हमारा इनइफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। अब जो डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज भी थी जो कि लाई गई थी, वो भी इनइफेक्टिव थी, उसको भी प्रॉपरली नहीं लाया गया। क्योंकि हर साल गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करती है कि इतना तो मुझे प्रोड्यूस करना, इतना तो मेरे को डिसइन्वेस्टमेंट करना ही करना है, लेकिन उतना नहीं हो पाता। अगर हम देखें फॉर इंस्टेंस 2014-15 में जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था हमारा, वो था 56,000 करोड़, लेकिन अचीव कितना हुआ 34,500 करोड़, तो कि कम ही अचीव हुआ है। अब कई सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि इसका रीज़न, इसके कुछ गिने चुने रीजंस हैं, वो कई सारे स्कॉलर्स, कई सारे इकोनॉमिस्ट इस चीज़ को मानते हैं। सबसे पहला जो इसका गिना चुना रीज़न है वो है कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उन सब की हमेशा डीवैल्यू करी गई, मतलब वैल्यूज़ कम करी गई, और उसके बाद उसको बेचा गया प्राइवेट सेक्टर को। तो यहाँ से तो भाई पैसा कम आना तय था। फिर अगर हम देखें सेकंड पॉइंट कि जितना भी पैसा आता था, जितना भी चलो बिक भी गया, जो भी बिका, जितने का भी बिका, तो जो भी पैसा आता था हमारे लिए, जो यूज़ होना चाहिए था सोशल या फिर इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कंट्री की, लेकिन वो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू शॉर्टेज है उसको फुलफिल करने के लिए चले जाता था। तो क्या करे भाई, तो कैसे डेवलपमेंट होगी कंट्री की अगर आपका जो पैसा एक्स्ट्रा आ भी रहा है वो आपके रेवेन्यू की शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए ही जा रहा है। तो ये तो प्रॉब्लम की बात है एक। तो यही प्रॉब्लम फेस करी इंडियन इकोनॉमी, या अभी भी फेस कर रही है इंडियन इकोनॉमी इस चीज़ को, कि रेवेन्यू की ही शॉर्टेज रहती है हमारे पास। अगर कुछ एक्स्ट्रा इनकम आई तो वो रेवेन्यू की शॉर्टेज को मीट करने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग डेवलपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं हो पाते। सैड न्यूज़ इज दिस। फिर जो हमारा फिफ्थ क्रिटिसिज्म है वो है इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस के रेट को रिड्यूस किया था या फिर टैरिफ्स को जो रिड्यूस किया भी था, उसका एक अलग मोटो था। वो उन गवर्नमेंट का मोटो था कि
अगर हम टैक्सेस को कम कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि लोग अब टैक्स देना ज़्यादा शुरू करेंगे एंड टैक्स की जो चोरी है, जो टैक्स एविक्शन है, वो कम से कम होगा। लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या आया वो भी देखते हैं। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कम किया तो टैक्स का रेवेन्यू बढ़ने की बजाय टैक्स का रेवेन्यू और ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि इविक्शन या टैक्स की चोरी तो चल ही रही थी, वो उसी रेट पे चल रही थी, लेकिन जितना पहले टैक्स आ भी रहा था वो और कम हो गया। सबसे पहली बात ये। सेकंड बात ये हुई कि कई सारी फॉरेन कंपनीज़ को, कई सारी फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को हमें टैक्स बेनिफिट्स देने पड़े। अब वो टैक्स बेनिफिट्स देने के चक्कर में अब गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू और ज़्यादा कम हो गई। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसीज लाई गई थी। फिर जो हमारा 6th क्रिटिसिज्म है वो है स्प्रेडिंग ऑफ कंज्यूमरिज्म। अब जैसे ही ये नई पॉलिसी आई तो एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड जो है मार्केट का, कंज्यूमरिज्म, वो फैलने लगा, जिसकी वजह से ये एक ट्रेंड आ गया कि सिर्फ लग्जूरियस या फिर जो सुपीरियर कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स हैं वही प्रोड्यूस किए जाएंगे, इन्फीरियर कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स नहीं प्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन हम ये पहले भी माइक्रो में भी पढ़ चुके हैं कि कोई भी प्रोडक्ट इन्फीरियर या फिर सुपीरियर नहीं होता, वो बस आपके कंजम्पशन के ऊपर है या फिर आपके इनकम के ऊपर है। लेकिन अगर मार्केट में प्रोडक्शन ही सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की या फिर महंगे प्रोडक्ट्स की होने लगे तो जो एक गरीब इंसान है वो उसके लिए तो कोई भी चीज़ अफोर्ड करना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड अगर उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया कुछ भी अफोर्ड करना तो फिर वो अपनी ज़िंदगी कैसे जिएगा, ये भी सोचने की बात है। इसीलिए एक डेंजरस ट्रेंड भी आया हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ, वो था कंज्यूमरिज्म का ट्रेंड, कि अब हमें लग्जरीज पसंद आने लग गई कि अब हमारे पास पैसा है, हम लग्जरीज अफोर्ड करेंगे, हम लग्जरीज ही चाहते हैं कि मार्केट में बने। और अगर कंज्यूमर जो चाहता है वही मार्केट में होता है, हमें ये पता है, क्योंकि कंज्यूमर को हम एज अ किंग ट्रीट करते हैं। तो ये एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट हो सकता है हमारा। अब जो मेरा लास्ट क्रिटिसिज्म है वो है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अब जो ग्रोथ हुई भी हमें दिखा कि भैया अपने पहले, अब इस आज के टॉपिक स्टार्ट करते हुए ही हमने पहले देखा, जो पहला पॉइंट था कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, उससे कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन जो ग्रोथ हुई वो अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। कुछ कुछ सेक्टर्स में ही मेन आपको ग्रोथ दिखी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फिर ट्रैवल सेक्टर, फिर अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, तो इन सब में ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखी, जो कि सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। लेकिन जो कंट्री के लिए वाइटल सेक्टर्स हैं, बाकी दो, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, उसके अंदर हमें कोई भी ग्रोथ या एज सच सिग्निफिकेंट ग्रोथ हमें नहीं दिखी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हम लोगों के लिए कि भाई इन सब एरियाज में हमें कोई भी ग्रोथ, कुछ भी एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनबैलेंस ग्रोथ हुई है सिंस जब से हमारे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए गए हैं। तो भाई यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो अब बस आज की वीडियो यही खत्म हुई। एंड वीडियो को खत्म करने से पहले स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे लर्निंग, and always remember guys, you all can achieve anything you want if you put your time and effort to that thing only. Thanks for watching guys. Goodbye.